नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है उसके 35 दिन बीत चुके हैं और 1 महीने 5 दिन बीत जाने के बाद अब शांति की गुंजाइश देखी जा रही है, संभावनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन ये कतई मत मानिए कि रूस ने युद्ध को रोक दिया है, क्योंकि रूस पुतिन सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि जेलेंस्की को बर्बाद कर दूंगा और जेलेंस्की किसी भी बातचीत से पहले कुछ ऐसे शर्तें रख रहे हैं जो कम से कम एक हारे हुए देश के राष्ट्रपति या प्रधान के तरफ से वो बातें नहीं कही जा सकती। दूसरी तरफ जेलेंस्की नाटो को एक कमजोर संगठन भी बता रहे हैं। सवाल यह है कि इतने प्रतिरोधी और पैराडॉक्स थॉट प्रोसेस पर चलते हुए दोनों देशों के बीच ये शांति संभव कैसे है? आपको ये लग रहा होगा कि जो खबरें आ रही हैं कि तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में दोनों पक्ष मिले, दोनों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई और बातचीत में संभावना बढ़ी कि रूस अब युद्ध को सीमित करेगा, अटैकिंग मोड को तब्दील करेगा, उसे बदलेगा, साथ ही साथ नागरिक संस्थानों और नागरिक स्थानों पर निशाना नहीं साधेगा। लेकिन इस सब के बावजूद जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यूक्रेन पर रूस ने बम बरसाए हैं। इसलिए इस आशावाद के साथ आप इस खबर को मत देखिए कि रूस और यूक्रेन आने वाले समय में युद्ध रोकने पर सहमत हो जाएंगे। लेकिन जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के तहत इस्तांबुल में जो बैठक हुई है उसके मायने क्या हैं, ये सबसे पहले अगर आप समझें तो आपको लग जाएगा कि वास्तव में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब किस मुकाम पर पहुंचेगा और कहां जाकर के ये दोनों शांति वार्ता करेंगे और उसके बाद युद्ध खत्म होगा। ये जो दौर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि जब अमेरिका के नेतृत्व में तमाम नाटो के देश और पश्चिमी देश और साथ ही साथ अमेरिका के गुट में जुड़े हुए भारत और चीन के अतिरिक्त वो सारे देश जो रूस पर ढेर सारी पाबंदियां लगा करके उसे एक वॉर क्रिमिनल नेशन और पुतिन को एक वॉर क्रिमिनल राष्ट्रपति के तौर पर साबित करने की कवायद में जुटे हुए हैं, तब तुर्की जो नाटो का सदस्य है वो शांति वार्ता में इस तरह से मशगूल क्यों है, इस तरह से सार्थक प्रयास क्यों कर रहा है? सवाल बड़ा है। अगर हम आप इसे समझें तो स्पष्ट रूप से तय हो जाएगा कि जो बाइडेन जिस अंदाज में पुतिन को हटाने की बात कह रहे हैं, रूस को देख लेने की धमकी दे रहे हैं और आने वाले 8 अप्रैल को ब्रसेल्स में एक बैठक जो नाटो देशों के सदस्यों की होगी उसमें रूस को कंट्रोल करने पर बातें होंगी। ये सारी बातें आखिर में किस बात की ओर संकेत कर रही हैं? उस स्थिति में जबकि तुर्की जैसा नाटो राष्ट्र और साथ ही साथ एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र इस तरीके से युद्ध को रोकने की एक कोशिश कर रहा है, बड़ी कवायद कर रहा है, भरसक प्रयत्न कर रहा है। निश्चित रूप से अगर एर्दोगन का यह प्रयास जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं सफल हुआ तो एर्दोगन आने वाले समय में नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नामित किए जा सकते हैं, क्योंकि एर्दोगन के प्रयास पर पुतिन जिस तरीके से सकारात्मक संकेत दे रहे हैं युद्ध को रोकने या उसे सीमित करने का, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उस स्थिति और परिस्थिति में जबकि परमाणु युद्ध की धमकी पुतिन की तरफ से बार बार दी जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि पुतिन की ताकत को अमेरिका सहित तमाम पश्चिमी देश जिसमें फ्रांस और जर्मनी भी हैं वो पूरी तरह से समझते हैं। जो बाइडेन पोलैंड सहित यूक्रेन से लगे देशों की यात्रा करके भले ही बहुत कुछ संकेत कर रहे हैं, बहुत कुछ बयान दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका की सीमाएं क्या हैं ये पूरी दुनिया देख रही है और शायद उसकी अभिव्यक्ति जेलेंस्की का वो बयान बताता है, करता है, जिसमें यह कहा जाता है कि नाटो एक बहुत ही कमजोर संगठन है। जब जेलेंस्की इस तरह का बयान देते हैं तो फिर वो नाटो से शस्त्र और
धनराशि की अपेक्षा क्यों करते हैं, यह भी सवाल है। एक युद्धरत देश के राष्ट्रपति जिसके सामने विश्व की दूसरी बड़ी ताकत और सैन्य मामलों में सबसे बड़ी ताकत हमला कर रहा हो, उस समय जेलेंस्की का यह भटका भटका सा बयान वास्तव में युद्धरत दो देशों की स्थिति को ज्यादा डामाडोल कर रहा है। और इसीलिए पुतिन को यह बयान देना पड़ रहा है, जिसमें उन्होंने एक पत्र लिखा था और पत्र में जेलेंस्की ने साफ कहा था कि रूस अपनी सेनाएं पीछे हटाए और वो संघर्ष विराम, युद्ध विराम की घोषणा करे। सवाल यह उठता है कि पुतिन तो ये कह ही रहे हैं कि नाटो का सदस्य होने की बात जब तक यूक्रेन की धरती से वहां के किसी नेता या नागरिक की तरफ से निकलेगी, रूस हमला जारी रखेगा। बावजूद इसके तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में दोनों की बातचीत 3 घंटे से अधिक चली और इस बातचीत में दोनों पक्ष सहमत हुए कि युद्ध में आग में घी का काम करने वाले बयान नहीं दिए जाएं और साथ ही साथ रूस ने कहा वो अपने आगे बढ़ती हुई सेना की आक्रामकता में कमी लाएगा। ये जो बातें हुई हैं और जिस पर सहमति बनी है, ये डेडलॉक तोड़ने का एक राजनयिक प्रयास है और अगर हम कहें तो डिप्लोमैटिक मोड में इस तरह की बातें किसी भी डेडलॉक को खत्म करने के लिए की जाती हैं और राजनयिक पहल के तहत जिस तरीके से दोनों पक्ष मिले हैं इस्तांबुल में, उससे साफ जाहिर होता है कि इस्तांबुल अर्थात तुर्की जो एक मुस्लिम राष्ट्र है, अमेरिका का सहयोगी है, नाटो का सहयोगी है, वो जिसने रूस पर एक आर्थिक और सीमित आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, वो रूस का साथ क्यों देना चाह रहा है? इसके मायने साफ हैं, इसका मतलब समझना होगा, क्योंकि किसी भी पहल में, किसी भी राजनयिक पहल में किसी भी देश की जो भूमिका होती है उसमें उसके अपने हित छिपे होते हैं और उस हित को साधते हुए सैद्धांतिक तौर पर अगर कोई देश मध्यस्थ की भूमिका में आते हुए उस मामले को सुलटाता है तो वो उसकी एक बड़ी राजनयिक जीत होती है। इसीलिए हमें बार बार यह कहना पड़ रहा है कि अगर एर्दोगन के प्रयास सफल हुए तो एक मुस्लिम राष्ट्र के नायक होते हुए वो एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं और इस्लामिक देशों की सूची में, उसके श्रृंखला में एक नायक राष्ट्र के रूप में वो उभर सकते हैं। शायद इसके पीछे कारण यह है कि नाटो के एकमात्र इस देश जो कि मुस्लिम राष्ट्र है उस पर रूस का पूरा भरोसा है, क्योंकि रूस ने तुर्की में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए हैं इस लड़ाई के पहले, रक्षा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में और तेल और ऑयल, माफ करिएगा, ऑयल और गैस के सप्लाई में, दोनों में जिस तरीके से सहयोग है उसके लिए रूस और तुर्की एक दूसरे पर 100% निर्भर हैं और ये दोनों की निर्भरता अगर कहीं से इस युद्ध के कारण खत्म होती है तो तुर्की की स्थिति भी खराब हो सकती है और रूस की स्थिति भी खराब हो सकती है। तुर्की ने अपने देश के हितों को सोचा और इसलिए अमेरिका के न चाहने के बावजूद, हालांकि अमेरिका इस पहल पर खुला विरोध नहीं कर रहा है, हम आपको बता दें कि जो बाइडेन को यह बयान बार बार देना पड़ता है कि भारत एक बहुत महत्वपूर्ण और सशक्त राष्ट्र है, लेकिन यूक्रेन और रूस के युद्ध के संदर्भ में भारत का रुख समझ से परे है, ये जो बाइडेन कह रहे हैं। लेकिन जब तुर्की इस तरह का प्रयास कर रहा है तो जो बाइडेन या अमेरिकी प्रशासन की तरफ से कोई बयान नहीं दिया जा रहा है। इसे भी समझने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिकी प्रशासन को, जो बाइडेन प्रशासन को अब यह पता चल चुका है कि पुतिन किसी भी कीमत पर अब मानेंगे नहीं और जब उन पर बन आएगी, बात इतनी खराब हो जाएगी तो विश्व के सबसे परमाणु संपन्न राष्ट्र पुतिन, राष्ट्र के नायक के रूप में पुतिन परमाणु हमला करने से बाज नहीं आएंगे। और ये जो आप अनुमान लगाते हैं कि वो परमाणु हमला यूक्रेन की धरती पर करेंगे, शायद आप गलत हैं। उसके लिए पोलैंड या वो देश जो अमेरिका की हां में हां मिलाते हुए नाटो को सक्रिय करने में लगे हुए हैं, बम वहां गिराया जा सकता है। शायद पेंटागन को इस बात की भनक लग चुकी है, जानकारी मिल चुकी है और इसीलिए 8 अप्रैल तक जो बातें नाटो देशों के बीच में
अपने रक्षा को लेकर के हो रही है और वो सुरक्षात्मक उपाय के संदर्भ में जो बातें कर रहे हैं वो पुतिन को और ज्यादा महत्वाकांक्षी बना रही है। और पुतिन जानते हैं कि अब जो बाइडेन को जो बोलना है वो बोल चुके हैं, लेकिन उनकी सीमाएं हैं और नाटो की वो सीमा पुतिन की वो ताकत बन रही है जो बराबर उनको ये कहने पर विवश कर रही है, ये ताकत दे रही है कि किसी भी कीमत पर जेलेंस्की को झुकना पड़ेगा और सार्वजनिक तौर पर लिखित ये घोषणा करनी होगी कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर अब आने वाले समय में नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। सिर्फ एक ही ये वो मुद्दा है जिसके आधार पर पिछले 35 दिनों से जब आप जेलेंस्की को वॉर हीरो समझ रहे हैं और वेस्टर्न मीडिया अर्थात जो अमेरिका से नियंत्रित है उसकी तरफ से ढेर सारे विजुअल्स और ढेर सारे बयान और वहां के सैनिकों की ताकत को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, तब आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किलों में यूक्रेन है। लेकिन उस यूक्रेन और रूस को वार्ता की टेबल पर लाने की कोशिश बेलारूस के बाद अगर किसी ने की है तो वो तुर्की ने की है और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने एक बड़ा प्रयास किया है। दुनिया की निगाहें अब तुर्की पर हैं और तुर्की के राष्ट्रपति का बयान कि वो प्रतिदिन पुतिन और जेलेंस्की के संपर्क में हैं, शायद ये राजनयिक पहल एर्दोगन की सोच को और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाता है। और एर्दोगन ने साफ तौर पर कहा है कि द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर वो नहीं चाहते कि रूस प्रतिबंधों के आधार पर इतना अलग थलग हो जाए कि वो कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाए जिस कदम को सोचकर भी पूरी दुनिया सिहर उठ रही है। और इसी के कारण पुतिन अर्थात रूस के पक्ष ने यह सोचा कि अगर नाटो का कोई देश शांति का प्रयास कर रहा है तो नाटो को यह संदेश जा रहा है कि रूस की ताकत के आगे नाटो का एक देश झुक गया और वास्तविक रूप से वो शांति का प्रयास कर रहा है। शायद पुतिन इस संकेत के माध्यम से जो बाइडेन को संदेश देना चाहते हैं कि जो बाइडेन के कुनबे में ही पुतिन और रूस की एंट्री इस कदर हो गई है कि शायद आने वाले समय में नाटो में भी दो फाड़ कर सकते हैं। और जब जो बाइडेन को यह लगने लगा कि आने वाले समय में तुर्की के अतिरिक्त फ्रांस और जर्मनी भी रूस को मनाने की खुली पहल कर सकते हैं, तब अमेरिका को यह समझ में आने लगा कि जो प्रयास पुतिन के महत्वाकांक्षा को निर्धारित करे, उसे सुनिश्चित करे, उसे नियंत्रित करे, उस राष्ट्र को उसका काम करने देना चाहिए। और इसीलिए एर्दोगन ने जब यह प्रयास शुरू किया उसके पहले एक पखवाड़े में जो भूमिका बनाई गई उसको अमेरिका ने अंदर खाने पूरा सहयोग दिया और साथ ही साथ यूक्रेन को कंट्रोल करने के लिए नाटो देशों को समझाने के लिए अब तुर्की एक बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। तुर्की ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कहीं इस आग में अगर सभी देश घी डालने का काम करेंगे तो अमेरिका के लिए नाटो देशों की जिस पर रूस की सीधी नजर है उनके आर्थिक और हर एक गतिविधि को संभालना, उसे नियंत्रित करना, उन पर हो रहे नुकसान की भरपाई करना शायद मुश्किल हो जाएगा। और अमेरिका भी समझ रहा है कि अगर रूस मुश्किल परिस्थितियों में बड़ी लड़ाई के लिए सामने आ गया तो नाटो जिसकी ताकत को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है उसकी कलई खुल सकती है। और इसलिए जब तुर्की का प्रयास हो रहा है कि शांति वार्ता कराई जाए, उस शांति वार्ता को सभी सफल बनाने की कोशिश में लग गए हैं, चाहे वो व्लादिमीर पुतिन हो, चाहे जेलेंस्की हो, चाहे अमेरिका हो और साथ ही वो तमाम पश्चिमी राष्ट्र हों जो रूस को नियंत्रित करने, उसे उसकी औकात में रखने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वो कारण है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का प्रयास, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयास और चीन का, इन दोनों के साथ मिल करके एक ऐसा प्रयास जिसमें इजराइल भी भूमिका अदा कर रहा है। अब शायद कई ऐसे देश हैं जो पुतिन की महत्वाकांक्षा को शांत करते हुए उन्हें जेलेंस्की को माफ कर देने के लिए मना रहे हैं। लेकिन जेलेंस्की को माफी देने की शर्त सिर्फ एक है कि यूक्रेन ये सार्वजनिक तौर पर घोषित करे कि वो नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। हालांकि जेलेंस्की को पता है कि अब वो नाटो के सदस्य नहीं हो सकते,
यूरोपीय यूनियन के आधिकारिक तौर पर मेंबर नहीं हो सकते, जिसको पाने के लिए, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जेलेंस्की ने 35 दिनों में यूक्रेन को कम से कम 50 साल आधुनिक मान्यताओं के आधार पर करें तो उस देश को उन्होंने पीछे कर दिया है। लेकिन जेलेंस्की को वॉर हीरो बताया गया। जेलेंस्की के तहत लड़ने वाली आर्मी के मनोबल की तारीफ की गई। ठीक है, ये कुछ बातें हम व्यवहारिक तौर पर कह सकते हैं, सैद्धांतिक तौर पर उसकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में आर्मी के सिद्धांतों के, सैन्य विज्ञान के सिद्धांतों में जेलेंस्की एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के आगे उन्होंने एक फलते फूलते राष्ट्र को, एक खुशहाल राष्ट्र को इस कदर परेशानी में और मुश्किलों में डाल दिया कि उससे निकलने के लिए उसे बहुत जीतोड़ प्रयास और मेहनत करनी होगी। इन्हीं के चलते इस्तांबुल के प्रयास को एक महत्व देना चाहिए, एक सराहना की स्थिति बनाई जानी चाहिए। और एर्दोगन भले ही अमेरिका के सहयोगी हों, लेकिन जिस तरीके से सीमित बचाव के साथ एर्दोगन रूस और यूक्रेन को एक साथ वार्ता की मेज पर लाने में सफल हुए, और अब तो खबर यह है कि व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की 1-to-1 सीधी वार्ता भी कर सकते हैं। उसमें भी भारत, रूस, चीन और साथ ही साथ तुर्की का प्रयास बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बात को अमेरिका भी समझ रहा है और फ्रांस और जर्मनी समझ रहे हैं। इन सभी देशों में जो रूस पर भारी प्रतिबंधों की घोषणा कर चुके हैं, उसमें फ्रांस एक ऐसा देश है जो व्लादिमीर पुतिन को समझा बुझा करके, उनकी महत्वाकांक्षाओं को सीमित करके, उसे कुछ स्तर पर सेटिस्फाइड करके मामले का हल निकालने का पक्षधर है। लेकिन जो बाइडेन है कि वो अपनी ताकत और साथ ही साथ नाटो की ताकत दिखाने पर तुले हुए हैं, जिसको पुतिन बराबर चैलेंज करते हैं, बराबर चुनौती देते हैं, और ये कहते हुए कि यदि उनके आन बान शान पर कोई आखिरी हमला हुआ तो परमाणु युद्ध अवश्यंभावी है। और यही मिनिमम डिटरेंट जो उस फैक्टर के तहत पुतिन बयान देते हैं, उसका प्रभाव न सिर्फ अमेरिका पर पड़ता है बल्कि पूरा नाटो उससे दहल उठता है, सिहर उठता है। क्योंकि एक बार अगर रासायनिक या परमाणु युद्ध शुरू हुआ तो पश्चिमी यूरोप सहित पूर्वी यूरोप के नक्शे पर कितना बदलाव आ जाएगा, कितनी भारी तबाही होगी, इसका अंदाजा भी हम आप नहीं लगा सकते। जबकि यूक्रेन अगर अपनी जिद छोड़ता है तो पुतिन ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वैश्विक शांति को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सैन्य रूप से मजबूत राष्ट्र के नेता के रूप में व्लादिमीर पुतिन कुछ हद तक पीछे हटने को तैयार हैं, वार्ता के लिए तैयार हैं और युद्ध रोकने की भी पहल करने को तैयार हैं। लेकिन रूस की सीमा पर अगर नाटो की सेना आएगी, जिस पर जेलेंस्की अभी तक तुले हुए हैं, कोई स्पष्ट बयान नहीं दे रहे हैं, कोई लिखित समझौता नहीं कर रहे हैं, तब तक हमले जारी रहेंगे। इसलिए जब पुतिन और जेलेंस्की वार्ता की मेज पर बैठेंगे और जिस देश की राजधानी में बैठेंगे, जिसके प्रधान के तरफ से यह प्रयास किया जाएगा, आने वाले समय में वैश्विक राजनीति में उस व्यक्ति का महत्व, उस देश का कद ऊंचा उठेगा। निश्चित रूप से उस स्थिति में, उस कतार में भारत की भी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। क्या होगी भारत की भूमिका और क्या होगी व्लादिमीर पुतिन के आगे की रणनीति, और क्या वैश्विक शांति के लिए पुतिन अब 2 कदम आगे बढ़ने की कवायद करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जब मैं आपसे ये बातचीत कर रहा हूं तो खबर ये है कि मैरियोपोल के अतिरिक्त कुछ अन्य इलाकों में एक सीमित हमले को रूस की तरफ से अंजाम दिया गया है। इस खबर के साथ कि अभी भी लड़ाई पूरी तरह रुकी नहीं है, लेकिन उसकी संभावनाएं बढ़ गई हैं, और ऐसे में यूक्रेन और रूस के बाद अब तुर्की और इस्तांबुल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गए हैं, और एर्दोगन शांत प्रयास करने वाले एक प्रमुख राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में जाने जा रहे हैं।
क्या होगी एर्दोगन की आगे की भूमिका, यह देखना दिलचस्प होगा। और क्या पुतिन और जेलेंस्की की बातचीत जल्द होगी, और क्या नाटो के देश इसी तरह के ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे कि वो रूस को नियंत्रित करेंगे? अगर नहीं तो आगे उनकी भूमिका क्या होगी, ये सब देखना दिलचस्प होगा। एवी स्टार न्यूज उस खबर की जानकारी आप तक पहुंचाएगा और उसका विश्लेषण भी प्रस्तुत करेगा, क्योंकि हमारे यहां खबरों और विश्लेषण का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।